तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और आज का ये क्लास बहुत 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 ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छे तरीके से देखेंगे कि दिसंबर 2024 का जो उर्दू का क्वेश्चन पेपर है किस किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। और 30 क्वेश्चन तो रहते हैं, आप 30 में 30 सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है और साथ में क्वेश्चन भी कराया था। तो आ जाइए आज के इस क्लास में। जी हाँ, एक साथ आपको और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से सलाम और आदाब है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी से आ जाइए। आवाज़ क्लियरली पहुंच पा रही है ना? ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है? नेटवर्क इशू तो नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर कीजिए। उसके बाद से आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 में 30 ऐसे ही नहीं मिलेगा। 30 में 30 लाने के लिए आपको उस कदर मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है? और आज दिसंबर 2024 है, तो ये सीटेट का क्लास 2026 के लिए, फरवरी 2026। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो एनालिसिस करने वाले हैं वो दिसंबर 2024 का पेपर 1 की मैं अभी आज के इस क्लास में करा रही हूँ। पेपर 2 को इसके नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करा दूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 जो दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 के लिए, वो क्वेश्चन कराऊंगी। यानी कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होने वाला है पेपर 1 का। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं पेपर 2 का भी करा दूंगी, टेंशन नहीं लीजिए। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि किस किस तरह से सवाल पेपर 1 में पूछे गए हैं। और चलिए, रेडी, एक्साइटेड, आर यू रेडी? तो लिखिए आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। देखते हैं आप सभी लोग 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं। और क्योंकि ये पेपर 1 का है, 1 to 5 पीआरटी वालों का है, तो बहुत आसान होगा। ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं पूछेगा। पेपर 2 में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये बहुत आसान होगा, ठीक है? क्या बात है, हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ जल्दी से आ जाइए। और एक बार हाँ, वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कीजिए तो फटाफट। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आप जरूर लाइक करें। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइए। उसके बाद से आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे, आप सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या अभी भी नहीं बढ़ी है, लाइक की संख्या अभी भी नहीं बढ़ी है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके बुलाइए। चलिए देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। दिसंबर 2024 का बहुत ही ज़बरदस्त पेपर 1 का एनालिसिस स्टार्ट होता है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपके फरवरी 2026 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 1 वालों के लिए है, ठीक? तो अलग अलग मैं इसी वजह से करा रही हूँ कि पेपर 1 वाले आज का वीडियो देख लेंगे, जिनका पेपर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए आ जाइए। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने खुद ही कहा था, आप स्टार्टिंग में ही बताया था। ये पेपर 1 डायरेक्ट लिख दिया गया है उर्दू भाषा और सेट एच है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। चलिए सभी लोग आ गए हैं। सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन और सारा इंस्ट्रक्शन जो हिदायत दी गई रहती है यहाँ पर, पूरा का पूरा लंबा जो है ना इंस्ट्रक्शन है। देखिए उर्दू में भी लिख दिया है पर्चा 1 यानी कि पेपर 1 के ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक? एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ताकि थोड़ा सा भी फेरबदल ना हो, ठीक? ये क्लास डेली चलता है। जी हाँ उमर जी, हर रोज सुबह 9 बजे से ये क्लास चलता है सीटेट का। बाई हुक एंड बाई क्रुक आपको जुड़ जाना है क्लास में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से। ये लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है। 91 से लेकर 120, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया 91 से लेकर 120, पेपर 1 लैंग्वेज 1, ठीक? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए लिखा गया है लैंग्वेज 1 उर्दू।
और क्या यहाँ पर हिदायत दी गई है? उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्से 4 यानी कि सवाल नंबर 91 से लेकर 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने उर्दू चुना है तभी आप ये पार्ट 4 यानी कि 91 से लेकर 120 तक जो सवाल पूछे गए हैं उर्दू का, इसका जवाब देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन तो आप लोगों को एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए यानी कि गद्यांश को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी कि दिए गए विकल्प में से जो आपको सही लगे वो ऑप्शन का चुनाव, उस विकल्प का चुनाव करना है। सवाल नंबर 91 से लेकर 99 तक ये सवाल होगा किससे? तो गद्यांश से। इबारत यानी कि क्या होता है? गद्यांश से क्वेश्चन रहेगा और मैंने आप लोगों को कितना बार बताया, गद्यांश से सवालों का जवाब बताना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा गद्यांश देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे, हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम अजमल खां को लोग 1921 तक बस एक अच्छा हकीम ही जानते थे। उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। नवाबों राजाओं से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी। ठीक है, हजारों की रकमें मंथली पर वो रहते थे। ठीक है, दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपए रोजाना फीस मुकर्रर थी। और आप समझते होंगे इतना बड़ा तबीब तो बस अमीरों ही का इलाज कर सकता है, गरीबों को भला इनसे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा। लेकिन यह बात नहीं है। उनकी नज़र में अमीर गरीब सब बराबर थे। वो जो कुछ कमाते अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते। देखिए मैं पहले इबारत यानी कि गद्यांश को पढ़ दे रही हूँ, लेकिन आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए कि हाँ सवाल कहाँ कहाँ से और कैसे पूछा है। उस हिसाब से जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर मिलते जाएगा। लेकिन पहले मैं गद्यांश को ही पढ़ दे रही हूँ। देने का अंदाज ऐसा होता कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर न होती और लेने वाला भी शर्मिंदा न होता। तो ये लंबा चौड़ा गद्यांश रुक रुक कर चल रहा है। अभी भी देखिए तो ठीक हो गया या फिर अभी भी नेटवर्क इशू हो ही रहा है या फिर ठीक है? जरा जल्दी से बताइए। अभी नेटवर्क इशू हो रहा है? अगर हो रहा है तो लिखिए रुक रहा है। चलिए 1 मिनट वेट कीजिए। हेलो, चलिए अब बताइए तो अब ठीक है? आई होप अब ठीक होगा। जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में लिखे, अब नहीं रुकेगा। चलिए ठीक है, तो ये गद्यांश आपने देख लिया, इबारत को आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछ रहा है कि हकीम अजमल खां किनसे माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी? हजीर हकीम अजमल खां की किनसे माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी, यानी कि मंथली जो वो लेते थे हजारों की रकमें हुआ करती, तो किससे? जागीरदारों और जमींदारों की तरफ से, या फिर रियासती हुकूमतों की तरफ से, या फिर हुकूमत की जानिब से, या फिर नवाबों और रजाओं की जानिब से? तो बिल्कुल ये क्या होगा? क्या बात है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एमडी अरमान, शिबू, गजला परवीन, परफेक्ट। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मशरूब आलम, अशरफी शीरी, नफीसा, मुर्शिद आर्यन, एमडी इनामुल। क्या बात है, सभी लोगों का डी, क्योंकि यहाँ पर गद्यांश में खुद कहा गया है कि नवाबों और रजाओं से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी।
तो डायरेक्ट यहाँ पर दिख जा रहा है, हकीम अजमल खां की किनसे माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी? तो नवाबों और राजाओं के। ये आसान है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हकीम अजमल खां की मदद करने का अंदाज कैसा था? ऑप्शन ए में दिया है, वह सबको दिखाकर मदद किया करते हैं, या फिर वह देख और परख कर ही मदद किया कर दिया करते थे, या फिर वह एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर न होती, और डी में दिया है, वह सबकी खामोशी से मदद करते थे। तो ऑफ कोर्स ये भी आसान सवाल है आप लोगों के लिए। अभी भी वीडियो रुक रहा है, नेटवर्क इशू हो ही रहा है। एक मिनट वेट कीजिए। हेलो। चलिए, अब आवाज आ रही है? देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा था कि हकीम अजमल खां की मदद करने का अंदाज कैसा था? तो वह एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर भी ना होती। इस तरीके से जो मैंने गद्यांश पढ़ा था, अभी इबारत को पढ़ा था, उसी में लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हकीम अजमल खां की नज़र में कौन बराबर थे? आम और ख़ास बराबर थे, या फिर हर मजहब व मिल्लत के लोग बराबर थे, अमीर व गरीब सब बराबर थे, बादशाह व फ़कीर सब बराबर थे? अभी मैंने गद्यांश यानी कि इबारत को पढ़ा, और उसमें खुद लिखा हुआ था कि सिर्फ हकीम अजमल खां जो है वो सिर्फ अमीरों की नहीं, गरीबों की भी मदद किया करते थे। तो अमीर और गरीब उनके नज़र में सब लोग बराबर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा, थर्ड वाला, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। हकीम अजमल खां जो कुछ कमाते थे किन कामों में उठा देते थे? ए में है, वह सब रुपए यतीम खानों की मदद के लिए दे दिया करते थे, या फिर वह सब रुपए तालीमी इदारों पर खर्च कर दिया करते थे, या फिर वह सब दवाइयों पर खर्च कर दिया करते थे, या फिर अपने अजीज़ों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते थे? क्या था? तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या जो कुछ कमाते थे उन्हें कौन से काम में उठा दिया करते थे? तो गद्यांश में खुद लिखा हुआ है यहाँ पर। यस, यहाँ पर वो जो कुछ कमाते थे अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते थे। बस इतना काफी है। लीजिए, सवाल आपके सामने है, आंसर आसानी से आप बता सकते हैं। वो जो कुछ भी कमाते थे क्या करते थे? तो अपने अजीजों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अभी ये पीआरटी वालों का, यानी कि अगर पेपर 1 की बात करें, बहुत ही आसान है। पेपर 2 अब इतना आसान नहीं पूछेगा। इसी इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, बस घुमा करके पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लीजिए, यहाँ पर तिब का मतलब होता है डॉक्टर, और तबीब यहाँ पर पूछा है, तबीब की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा?
अतिबायात या फिर तिबातियात या फिर तबीबो और तिबायात, क्या होगा इसका? सोच समझ करके आंसर बताइएगा। तबीब की जमा पूछ रहा है। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए को कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। तिबातियात भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तबीबो, ऑप्शन नंबर सी। सुने होंगे आप सभी लोग, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, तबीबो। ठीक है, तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहाँ पर जीनत परवीन और आमिर रजा, परफेक्ट। और अशरफी शीरी ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तबीब की जमा यानी कि बहुवचन तबीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकीम अजमल खां को 1921 ईस्वी तक किस हैसियत से लोग जानते थे? एक सामाजिक कारकुन के जानते थे, या फिर एक अच्छा दानिश्वर जानते थे, या फिर एक अच्छा हकीम जानते थे, या फिर एक अच्छा इंसान जानते थे? ये भी आसान ही सवाल है, बहुत आसान। उसमें खुद जो मैंने इबारत पढ़ा उसमें लिखा था कि हकीम अजमल खां को 1921 ईस्वी तक किस हैसियत से जानते थे, तो एक अच्छा हकीम जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, सभी का सी, परफेक्ट। ये एकदम आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था? अभी सारा का सारा क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। 106 से जो पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, उर्दू पेडागोजी का, वहां से टफ लगना शुरू होगा। तो अभी जल्दी जल्दी से बनाइए, और जितना भी दिमाग खर्चा करना होगा वो पेडागोजी में खर्चा करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, हकीम अजमल खां की टक्कर, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था? तो हकीम अजमल खां, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल कि हकीम अजमल खां की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फीस मुकर्रर थी? ए में है 1,000 रुपये रोजाना, 2,000 रुपये रोजाना, 500 रुपये रोजाना, या फिर 1,500 रुपये रोजाना। तो ये बात की गई है, एक बार देख लिया जाए इबारत में क्या दिया है। इधर ही है, दिल्ली से बाहर जाने की 1,000 रुपये रोजाना फीस तय थी। तो ये तो आसान ही हो गया। देखिए कौन से ऑप्शन में 1,000 दिया है। यस, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, 1,000 रुपये रोजाना। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ठीक, 1 के रुपीज लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। तो अमीर का कौन नहीं जानता है? अमीर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, उल्टा अर्थ रखने वाला लफ्ज या फिर शब्द? गरीब। देखिए इतना आसान सवाल, उर्दू ग्रामर का। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि सीटेट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर आप आकर के उर्दू ग्रामर पर फोकस करते हैं तो सीटेट क्लियर नहीं होगा। सीटेट में उर्दू ग्रामर से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं तो 4 पूछ सकता है, और वो भी नहीं तो एकदम हलवा सवाल। तो सीटेट में उर्दू ग्रामर नहीं बल्कि पेडागोजी पर ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। 2000 मैम एक बात बताइए, अगर हम लोग 2026 में डीएलएड में नामांकन लेंगे तो सीटेट फरवरी में दे सकते हैं? आने वाले नोटिफिकेशन में बताइए। देखिए अगर फॉर्म आता है और उससे पहले आपका एडमिशन हो जाता है डीएलएड में, और एक दिन भी अगर आप क्लास कर लेते हैं ना, तो आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फॉर्म भर दीजिएगा, आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने सवाल है वो शेरी हिस्से से है। अभी इबारत यानी कि गद्यांश से क्वेश्चन आपने बताया 91 से लेकर 99 तक। अब 100 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन होगा, 100 से लेकर 105 तक, ये पद्यांश यानी कि शेरी हिस्से से होगा।
कुछ अशार दिए गए हैं यहाँ पर और इसको पढ़ना है और आपको विकल्प दिए रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन यानी कि विकल्प रहेगा और अपने हिसाब से मुनासिब तरीन विकल्प का चुनाव करना है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 100 से लेकर 105 तक रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे दिए गए शेरी हिस्से को पढ़िए और जवाब बताइए। चलिए देखते हैं कैसा है। लिखा है, कोई पहाड़ यह कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी। ठीक है, तो इस तरीके से अशार दिए गए हैं और भी पढ़ेंगे तो लंबा चौड़ा दिया गया है यहाँ पर। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। ठीक है, तो ये थे अशार। शेर का जमा यानी कि बहुवचन होता है अशार, तो ये अशार दिए गए थे, आपने पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। हालांकि पहले आप लोग को क्वेश्चन ही पढ़ लेना है, उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कहाँ कहाँ से कैसे सवाल पूछा है, और उस हिसाब से जब आप अशार को पढ़ेंगे, गद्यांश या फिर पद्यांश पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आंसर मिलते चला जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैम जी अमित सर का बीएसएससी इंटर लेवल का नहीं होगा क्या क्लास? अगर नेटवर्क इशू नहीं आता है तो पक्का होगा। कोशिश तो किया जा रहा है लगातार, लेकिन लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अगर नेटवर्क इशू ठीक हो जाता है तो होगा लाइव, और नहीं तो फिर कैसे पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा अभी मैं सीटेट का ये क्लास करा रही हूँ, इसमें खुद टेक्निकल एरर आ रहा था अभी ऊपर खुदा के करम से जो है ना अभी ठीक चल रहा है, ऊपर वाले के करम से, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, अभी नेटवर्क इशू आ जाए और चलने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल है, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाल दिया जाएगा तब जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके आज बता करके जाएंगे, पूरा लास्ट तक वीडियो देख करके जाएंगे और पूरा लिख करके जाएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा, चीज़ें समझ में आई, और पेपर 1 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तब आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो ही आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जूम करती हूँ। यहाँ पर सवाल आपके सामने है कि पहाड़ अपनी, सवाल क्या पूछ रहा है, पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है? जमीन को पस्त बता रहा है, या फिर मैदानों को पस्त बता रहा है, दरिया को पस्त बता रहा है, या फिर जंगल को पस्त बता रहा है? ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहीं पर है, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। यानी कि शायर जो है अपने आन बान के आगे जमीन को पस्त बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और फिर है यहाँ पर 101 नंबर सवाल कि दूसरे शेर में पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज कहा है? ए में है नायाब चीज, बी में है नादिर चीज, कमतर चीज, या फिर जरा सी चीज। तो देखिए दूसरे शेर को देखिए, दूसरे शेर में जरा सी चीज है, इस पर गुरूर क्या कहना, यह अक्ल और यह समझ यह शऊर क्या कहना। ठीक है, तो जरा सी चीज कहे हैं शायर गिलहरी को, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जरा सी। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि जरा सी चीज है, उस पर गुरूर क्या कहना, ये अकल है समझ है और आपके अंदर शऊर आ जाता है तो आप अपने आप पर गुरूर करने लगते हैं। तो ये गुरूर क्या कहना, और ये अकल और ये समझ और ये शऊर क्या कहना। ठीक है, ये बात कही जा रही है, तो इसका तो खैर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल देखिए, पहाड़ के नज़दीक
गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है? ए में है अक्लमंद, बी में है बाखलाक, सी में है बदतमीज और डी में है बाअदब। जल्दी आंसर बताइए फटाफट। सी, पहाड़ के नजदीक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है? सही बात, बदतमीज। जो बेशऊर हो यूं बदतमीज बन बैठी। ठीक है, तो बदतमीज की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बदतमीज। क्या बात है, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर कि पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? जंगल में चले जाने को, या फिर अपने घर चले जाने को, या फिर शर्म से पानी में जाके डूब मरने को, या फिर इस दुनिया से चले जाने को? क्या कहा था मैम? इसका और क्लास कहाँ मिलेगा? यही ज्ञापन एकेडमी का जो होम पेज खुलेगा, जैसे ही लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो होम पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियोस भरा पड़ा है, सारे के सारे क्लास जो सीटेड के हुए हैं। आप जो है ना वहीं से आसानी से हर एक क्लास को अटेंड करके हर एक क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो उस चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। टॉपिक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में पेडागोजी का मुश्किल ना हो, आप आसानी से बना सके। शर्म से पानी में डूब मरने को कहा है। ऑप्शन नंबर सी, एक बार देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। किधर कहा है? यस, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर। तो डूब मरने को कहा है, तो ऑप्शन नंबर किधर गया? सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। शर्म से पानी में डूब मरने को कहा है। अगला सवाल, भला का मुत्तजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ए में है अच्छा, बी में है मुखलिस, सी में है बुरा और डी में है खराब। तो ये 3 क्वेश्चन अभी ग्रामर से पूछा जा चुका है। ये तीसरा है, बताइए भला का मुत्तजाद क्या होगा, अपोजिट वर्ड। भला का बुरा, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, जो बात मुझ में है तुझको वह है डॉट डॉट कहाँ? दिए हुए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। ये खाली जगह है और यहाँ पर सही लफ्ज भरना है। मयस्सर, फराहम, नसीब या फिर हबीब। जो बात मुझ में है तुझको वह है, देखिए एक बार देख लेते हैं। जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ? नसीब यानी कि कहा गया है यहाँ पर बात, जो बात मुझ में है, शायर कह रहा है कि जो बात मुझ में है तुझ में वो बात नहीं, यानी कि तुम्हारे नसीब में वो बात नहीं। ठीक है, तो तुझको वह है नसीब कहाँ? ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 106 नंबर सवाल आ चुका है। अब 106 से लेकर 120 तक जो सवाल रहेगा किससे रहेगा? तो ये उर्दू पेडागोजी से रहेगा। तो तैयार है पेडागोजी का क्वेश्चन करने के लिए? चलिए, अभी तक आप लोग आसानी से बता दे रहे थे, अब ये पेडागोजी का सवाल सोच समझ करके बताइएगा। सवाल है कि मादरी जुबान पर मबनी कसीर लिसानियत वकालत करती है कि, यानी कि मातृभाषा पर आधारित कसीर लिसानियत यानी कि बहुभाषिकता वकालत करती है कि। ऑप्शन ए में है तमाम बच्चे अंग्रेजी और घर की जबान में स्कूली तालीम का आगाज करते हैं, बी में है तमाम बच्चे हिंदी को बतौर पहली जबान पढ़ते हैं, सी में है तमाम बच्चे अपनी मादरी जबान या घर की जबान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं, और डी में दिया है तमाम बच्चे रियासत की जबान में अपनी स्कूली तालीम का आगाज करते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। और जूम कर दूं? चलिए लीजिए और जूम कर देती हूँ मैं, बढ़िया से देखिए और सवाल का जवाब बताइए। बहुत आसान है।
क्या बात है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सी 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 सी। नाहिदा, अफजल, नाजिया, एमडी परवेज, चलिए फातिमा बानो, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्या बात है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर पहले कहा गया है कि तमाम बच्चे अंग्रेजी और घर की ज़बान में स्कूली तालीम का आगाज़ करते हैं। स्कूली तालीम की शुरुआत जो है बच्चे इंग्लिश भाषा में तो नहीं करते हैं, उनकी मादरी ज़ुबान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कट। यहाँ पर देखिए, तमाम बच्चे हिंदी को बतौर पहली ज़ुबान पढ़ते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी कट। तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं, यानी कि बच्चे जो स्कूली तालीम की शुरुआत करते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, तो उनकी मादरी ज़ुबान यानी कि उनकी मातृभाषा होती है, जिसको वो अर्जित किए होते हैं, या फिर उनकी घर की भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तर्ज झैल में से तफहीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पर आपको गलत बयान को चुनना है। ए में है सरसरी मुताला तबसरे के लिए मुनासिब होता है, जबकि गैर मुताला मखसूस सवालों के जवाब में मुआविन होता है। या फिर बी में दिया है सरसरी और गैर दोनों मुतालों में मतन पढ़ते हुए आंखों को तेजी से चलाना होता है। सी में दिया है सरसरी मुताले में मतन का मुताला तेजी से करते हैं, जबकि गैर मुताले में मखसूस हकायक की तलाश होती है। और डी में दिया है सरसरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं, जबकि गैर मुताले में ज्यादातर उजलत से मुताला करते हैं। तो अब बताइए इसका क्या होगा, कौन सा कथन गलत है। गलत है ना, गलत बयान की निशानदही करनी है। क्या बात है, डी, वेरी गुड। डायरेक्ट दिख जा रहा है। सरसरी मुताला में गहराई में जाकर मुताला करते हैं, ऐसा नहीं होता है। गैर मुताला में जाकर आप गहराई में डीपली जाकर पढ़ते हैं। सरसरी मुताला में तो हम लोग ढूंढते हैं, यानी कि आंख को तेजी से चलाते हैं, कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, फास्ट पढ़ते हैं। तो इसमें गहराई में जाकर मुताला कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही ये जो बयान है ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। तो गलत की ही पहचान करनी थी। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। सरसरी मुताले में क्या होता है, पढ़ने का ये एक तरीका है। सरसरी मुताला हम लोग पढ़ते नहीं, फास्ट पढ़ते हैं, एकदम अपने नज़र को तेजी से चलाते हैं और फास्ट, तो उसी को कहते हैं सरसरी मुताला। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा गलत बयान है। तो यहाँ पर लिखा है सरसरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं। क्या ऐसा होता है, एकदम डीपली जाकर सरसरी मुताले में पढ़ते हैं, नहीं होता है ना, यानी कि यही बयान जो है गलत है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जब बच्चा जबान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाकयात और मज़ाहिर के बारे में पूछना शुरू करते हैं, आगे क्या लिखा है, पूछना शुरू करते हैं, तो दूसरे के मुकाबले ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन होता है। ए में है इत्तलाती, बी में है आजमाइशी, बी में है तखयली और डी में है इंज़िबाती। सोच समझ कर के आंसर बताइएगा, अच्छा सवाल है ये भी। जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाकयात और मुज़ाहिर के बारे में पूछना शुरू करते हैं, तो दूसरे के मुकाबले ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन होता है। यानी कि अपने बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा है, वाकयात होते हुए उसके सामने आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रही हैं उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, ये आजमाइशी कहलाती है। यानी कि ज़बान का इस्तेमाल जो है वो आजमाइशी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी हो जाएगा, ठीक है। एमडी इकबाल, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसानी जबान के किस खुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फिलहाल मौजूद नहीं है। ए में है साखियाती इन्हिसारियत, बी में है इनफरादियत, बी में है इंतकालियत और डी में है मनमानापन। इंसानी ज़बान की किस खुसूसियत की बिना पर, यानी कि कौन सी विशेषता के आधार पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फिलहाल मौजूद नहीं है। इंसानी ज़बान के इंतकालियत पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, सी कंफर्म। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इस बार बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। साखियाती इन्हिसारियत तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, इंतकालियत, इसका भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में यानी कि निम्नलिखित में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है। ए में है वाकयात या फिर नज़रियात को तरतीब देना और तज्जिया करना, बी में है अब तक पढ़े गए मतन का जहनी खुलासा बयान करना, सी में है इनफरादी हुरूफ या फिर हुरूफ तहज्जी पर जोर देना, या फिर डी में है आइंदा मतन के बारे में तवक्को करना। तो दर्ज झैल में से किस महारत यानी कि कौशल को मतन को समझ कर पढ़ने यानी कि जो चैप्टर दिया है उसको समझ कर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है। अहम नहीं समझा जाता यानी कि महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। चैप्टर को समझ कर पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, कौन सा वो ऑप्शन है जरा बताइए। कोई भी चैप्टर दिया है उसको समझ कर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी और बी आ रहा है, कुछ लोग डी भी लगा रहे हैं, ज्यादातर सी आ रहा है। चलिए, वाकयात या नज़रियात को तरतीब देना और तज्जिया करना ये तो नहीं होगा। अब तक पढ़े गए मतन का जहनी खुलासा बयान करना बी भी नहीं होगा, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। और आइंदा मतन के बारे में तवक्को करना ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनफरादी हुरूफ और हुरूफ तहज्जी पर जोर देना। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हुरूफ तहज्जी पर आप जोर दे रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हेल्प करेगा मतन को समझ कर पढ़ने के लिए, यही तो अहम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अगला सवाल देखिए। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल अभी देख पा रहे हैं, ऐसे ही सवाल फरवरी 2026 में पूछेगा। जो आप लोगों का एग्जाम का डेट फिक्स हो गया है 8 फरवरी, तैयार रहिएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर 1 से 11 नंबर क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन दूसरी ज़बान की तदरीस के तरीके कवायद के इतलाक़ की खसाइस में शामिल नहीं है। ए में है दूसरी ज़बान में रास्त तरसील और फिर दोनों ज़बानों के कवायद के उसूलों का तकाबुल, और बी में दिया है अमल से ज़्यादा ज़बान की हैयत पर तवज्जो मरकूज़ करना, सी में दिया है पहली और दूसरी ज़बान की कवायदी उसूलों का तकाबुल, और डी में दिया है दूसरी ज़बान के कवायद के उसूलों की आमोजिश और मश्क यानी कि प्रैक्टिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हालांकि देखिए, सही और परफेक्ट ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे। दर्ज झैल में से कौन सी दूसरी ज़बान की तदरीस यानी कि दूसरी भाषा के शिक्षण के तरीके कवायद के इत्तलाक़ के खसाइस में शामिल नहीं है, यानी कि कवायद के तरीके शामिल नहीं है। तो दूसरी ज़बान में रास्त तरसील और फिर दोनों ज़बानों के कवायद के उसूलों का तकाबुल, ये शामिल नहीं होगा। अमल से ज़्यादा ज़बान की हैयत पर तवज्जो मरकूज़ करना, ये दूसरी ज़बान के शिक्षण के लिए बात करें तो ये
ठीक है, ये शामिल होगा। पहली और दूसरी ज़बान के कवायदी उसूलों का तकाबुल, ये भी हेल्प करेगा। दूसरी ज़बान के कवायद के उसूलों की आमोजिश और मश्क, ये भी। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस्ताद तलबा से तजुर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के तरीके के बारे में गौर करने के लिए कहता है, और यह भी पूछता है कि इस तरह के सवालों का जवाब लिखते हुए वह क्या सोच रहे थे। यह किसकी मिसाल है? माबाद लिसानियत, या फिर माबाद निशानियत, या फिर माबाद वकूफ़, या फिर इस्तारा। सवाल को फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि उस्ताद तलबा से तजुर्बे पर मबनी यानी कि अनुभव पर आधारित सवालों के जवाब देने के तरीके के बारे में गौर फिक्र करने के लिए कहता है, और यह भी पूछता है कि इस तरह के सवालों का जवाब लिखते हुए वह क्या सोच रहे थे। यानी कि जो जवाब दे रहे हैं बच्चे, वो अपने तजुर्बे पर मबनी यानी कि अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे रहे हैं। और उस्ताद जो है शिक्षक, वो ये भी पूछ रहा है कि इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए वो क्या सोच रहे थे। तो ये किस तरह की मिसाल है, किस तरह के शिक्षण की मिसाल है? ए में है माबाद लिसानियत। माबाद लिसानियत कैसे हो जाएगा? लिसानियत की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को कट कर दीजिए। और यहाँ पर माबाद निशानियत भी नहीं होगा, माबाद वकूफ इसको कहेंगे। सी, वेरी गुड, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, माबाद वकूफ। एमडी तहसीन रजा ने अपने परिवार में 20 रुपए का सुपर चैट करके अपने परिवार के हौसले, जज्बे और मुस्कान मैम के मोटिवेशन को बढ़ा दिया है। तो क्या बात है एमडी तहसीन जी, आपको मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वाइगोत्स्की के जेड से मुशाबहत रखता है? ए में है फितरी तरतीब का मफरूज़ा, बी में है मौसर फिल्टर का मफरूज़ा, सी में है मवाद का मफरूज़ा, और डी में है निगरा का मफरूज़ा। अब सवाल बहुत ही अच्छा है ये, और आपको ये डिफ़िकल्ट लग भी रहा होगा। दर्ज झैल में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वाइगोत्स्की के से मुशाबहत रखता है? सोच समझ करके बताइए। फितरी तरतीब का मफरूज़ा, मौसर फिल्टर, मवाद। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा और डी नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा कंफर्म। और फितरी तरतीब का मफरूज़ा, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की के जेड। सोचिए और फिर समझ करके आंसर बताइए पहले। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, घुमा करके पूछा है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है।
यस, जेडपीडी में वही आता है। आप कहेंगे इसके फोल्डिंग, जो मैंने आप लोगों को वाइगोट्स्की का नजरिया यानी कि सिद्धांत बताया था, समाज, सकाफत और तीन चीजें थी उसमें। वाइगोत्स्की के अनुसार हिंदी में था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके फोल्डिंग जेडपीडी, इसके फोल्डिंग हो गया था बहुत ही। तो बताइए, उसी से मैच करे, दर्जाइल में से कृष्ण का कौन सा मफरूजा वाइगोत्स्की के जेडपीडी से मुशाबत, यानी कि आप कहेंगे बच्चे जो खुद से सीखते हैं, खुद से रिसर्च करके सीखते हैं, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है और उसको हेल्प करे वो चीज़ें सीखने में, और फिर धीरे धीरे हेल्प करना, धीरे धीरे जब बच्चा सीखने लगे तो धीरे धीरे वो कम करते जाए, यानी कि हेल्प करना धीरे धीरे कम करते जाए और लास्ट में पूरा छोड़ दे, तो इस तरीके से बच्चा जल्दी, ये मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था वाइगोत्स्की के नज़रिए में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बताइए, यहाँ पर मवाद यानी कि मटेरियल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, मवाद का मफरूजा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास कराया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। वाइगोत्स्की का नज़रिया, नोम चोम्स्की का नज़रिया, पालो हो गया, स्किनर हो गया, ये सारे के सारे सिद्धांत जो है ना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। क्यूमिन्स के मफरूजात के आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं? ए में है दूसरी जबान में पढ़ना और लिखना, बी में है पहली और दूसरी जबान में बुनियादी आपसी महारतें, सी में दिया है दूसरी जबान में तफहीम मतन और तैयारी, और डी में है पहली और दूसरी जबान में वकूफ़ी अकादमिक महारत। सनाया खान का कहना है मैम मेरा नाम नहीं लेती हैं आप। चलिए, मैंने आपका नाम ले लिया। इस सवाल का सही जवाब बताइए। अगर बात करें क्यूमिन्स, क्यूमिन्स के मफरूजात की आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्जैल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं? तो दूसरी जबान में पढ़ना और लिखना दिया है, तो पहली और दूसरी जबान में बुनियादी आपसी महारतें, दूसरी जबान में तफहीम मतन और तैयारी, और पहली और दूसरी जबान में वकूफ़ी अकादमिक महारत। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली और दूसरी जबान में वकूफ़ी अकादमिक महारत, ये जो है एक दूसरे पर मुनहसिर होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पर कि दर्ज झैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहज्जी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज़ नहीं फराहम करता है? ए में है अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं लेकिन हुरूफ ऐसा नहीं होते हैं, बी में अल्फाज के मुकाबले अलहदा हुरूफ को याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है, सी में है पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, और डी में अल्फाज और मतन बवानी रब्त कायम कर लेते हैं जबकि हुरूफ ऐसा नहीं कर पाते हैं। सवाल को फिर से पढ़िए, दर्जैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहज्जी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाब नहीं फराहम करते हैं? ये सवाल है।
आंसर इसका क्या होगा? सही जवाब फास्ट। चलिए, देख पा रहे हैं आप सभी लोगों का आंसर, कुछ लोगों का सी और कुछ लोगों का डी। दरअसल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहज्जी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज यानी कि वैलिड परमिशन नहीं फराहम करते हैं? तो के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज नहीं फराहम करते यानी कि परमिशन नहीं देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं लेकिन हरूफ ऐसा नहीं होते। अल्फाज के मुकाबले अलहदा हरूफ को याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। पढ़ना शुरू करने वाली छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। ये सूटेबल लग रहा है, क्यों? क्योंकि हरूफ और हरूफ तहजी के बजाय अल्फाज छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज नहीं फराहम करते यानी कि परमिशन नहीं देते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी, सी ही होगा। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहजी यानी कि उर्दू के जितने भी लेटर्स हैं और अल्फ़ाबेट्स हैं के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत यानी कि अल्फाज और छोटी कहानियों से पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उसका परमिशन नहीं देता है। तो पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल है 116 नंबर और 4 क्वेश्चन आई थिंक बचा हुआ है। 120 कंप्लीट होने ही वाला है। जबान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा लिसानी एतबार से दुरुस्त है? कथन कौन सा सही है आपको बताना है। जबान का अपना रस्मुल खत होता है लेकिन बोलियों का अपना रस्मुल खत नहीं होता है। भी मैं जबान रस्मुल खत का मतलब क्या होता है बताइए? लिपि होता है। रस्मुल खत यानी कि लिपि। बी में दिया है जबान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तियाज को अभी तक सही तौर से वाजह नहीं किया गया है। सी में दिया है जबान में तहरीरी अदब होता है जबकि बोलियां सिर्फ ज़बानी और रिवायात पर मबनी होती है। डी में दिया है ज़बान और बोलियां लिसानी एतबार से एक होती हैं लेकिन जोग्राफियाई एतबार से यकसा होती है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? बोली ज़बान और बोली के बारे में दर्जैल में से कौन सा लिसानी एतबार से दुरुस्त है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन तो दिख रहा है। कुछ लोग बी लगा रहे हैं, बी कैसे हो जाएगा? जबान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तियाज को अभी तक सही तौर पर वाजह नहीं किया गया है। जबान और बोली में तो फ़र्क आप लोगों को बताया गया था। जबान का अपना रस्मुल ख़त होता है लेकिन बोलियों का अपना रस्मुल ख़त यानी कि लिपि नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी तो कहा गया था कि ज़बान में तहरीरी अदब होता है यानी कि ज़बान जो है ना वो तहरीर शक्ल में होती है लेकिन बोलियों का अपना कोई तहरीरी
शकल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। जबान में तहरीरी अदब होता है, जबकि बोलियां सिर्फ जबानी रिवायात पर मबनी होती हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और डी तो होगा नहीं। ये लग रहा है, ए कंफर्म। चलिए, ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि जबान का अपना रस्मुल खत होता है, लेकिन बोलियां बोलियां सिर्फ बोली जाती हैं, इसी वजह से इनको बोली कहा गया है। जबान को लिख सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं, बोलियों को सिर्फ बोला गया है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं दिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नहीं, डी कैसे होगा, डी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि उजरा जो है 7 माह की एक छोटी सी बच्ची है। कितने साल की है? 7 माह की छोटी सी बच्ची। सवाल को पढ़िए और सही जवाब बताइए। नहीं, डी नहीं होगा। इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये ही होगा, कंफर्म है। क्योंकि हम लोग थ्योरी में खुद पढ़े थे कि जो जबान होती है वो तहरीरी शक्ल में होती है, बोलियों का तहरीरी शक्ल नहीं होता है, वो सिर्फ बोली जाती है। तो बात सही है। इस सवाल का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, उजरा 7 माह की छोटी सी बच्ची है, मसूतों और मुसम्मतों को मिलाकर आवाज निकालती है, वह किसकी मदद से तरसील कर रही है? नहीं, ऑप्शन नंबर गूंगना तो नहीं होगा, लिसानी बोल, तौतियो, या फिर तुतलाना। देखते हैं कि बी, सी और डी का क्या आ रहा है। डी लगा रहे हैं कुछ लोग, हालांकि वो क्या कर रही है, 7 साल की, 7 माह, सॉरी 7 साल मैं बोल रही हूँ, 7 माह की छोटी सी बच्ची है और मिला करके आवाज निकाल रही है। इट मीन्स ये कौन से चरण पर है? अलग अलग है, तो तुतलाना कहेंगे। मुसम्मतों को मिलाकर आवाज निकाल रही है, तो वो किसकी मदद से तरसील यानी कि संप्रेषण कर रही हैं? लिसानी बोल, खैर बोल तो अभी नहीं पा रही है, अभी मिला करके जो है वो आवाज निकाल रही है, मुसम्मतों को मिला करके। तो तुतलाना ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। वेरी गुड। तुतलाना हो सकता है, तौतियो भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि पैदावारी या मुफीद लफ्जियात से क्या मुराद है? ये महज लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, या फिर पढ़ने वालों के लिए नए अल्फाज, या फिर अल्फाज को हम जैसे सुने वैसे मान लें, या फिर जब हम सुतूर से
पैदावारी या मुफीद लफ्जियात से क्या मुराद है, ये सवाल पूछ रहा है। 118 नंबर सवाल है। पैदावारी या फिर मुफीद मुफीद लफ्जियात, तो इसका मतलब लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, या फिर पढ़ने वाले के लिए नए लफ्ज़। अल्फाज को हम जैसे सुने वैसे मान लें। जब हम सुतूर से मावार पढ़ते हैं तो अल्फाज को नोटिस करते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो कंफर्म है कि नहीं ही होगा। ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। इब्राहिम पटेल है यहाँ पर, नफीसा शहजादी, वेरी गुड। नाहिदा नाज ने भी बिल्कुल सही आंसर। ये क्या है, पैदावारी की अगर बात करें, पैदावारी लफ्जियात या फिर मुफीद लफ्जियात से मुराद है लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज। जो बोलने और लिखने में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है पैदावारी लफ्जियात या फिर मुफीद लफ्जियात, क्योंकि वो बोलने और लिखने में मुफीद है, रूट वहीं से है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब 119 नंबर सवाल है कि दर्ज झैल में से कौन सा तस्वुर जबान के इक्तिसाब का आलाकार यानी कि LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में वाज़ह नहीं किया गया है। ए में बच्चे मुरस्सिल ज़बान कैसे सीखते हैं। बी में बच्चों की लिसानी माहासिल उनके लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है। और डी में बच्चे पहले अपनी ज़बान कैसे सीखते हैं, या फिर बच्चे 4-5 साल के मुख्तसर मुद्दत में ज़बान सीखने के काबिल हो जाते हैं। ये तो नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे मुनासिब तरीन ऑप्शन अगर देखा जाए, सवाल पूछा है कि कौन सा तस्वुर यानी कि इमेजिनेशन ज़बान के इक्तिसाब यानी कि अर्जन के आलाकार में वाज़ह नहीं किया गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में वाज़ह नहीं किया गया है। तो इसका जो है बच्चे मुरस्सल ज़बान कैसे सीखते हैं ये नहीं कहा गया है। बात सही है। बच्चों के लिसानी माँ हासिल उनके लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है, ये कहा गया है। बच्चे अपनी ज़बान कैसे सीखते हैं, बच्चे 4-5 साल के मुख्तसर मुद्दत में ज़बान सीखते हैं, ये ठीक है। ये तीनों सही है, यानी कि तीनों नहीं होगा। ABCD नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मुरस्सा का मतलब बच्चे मुरस्सा ज़बान कैसे सीखते हैं, ये जो है ना उसमें वाज़ह नहीं किया गया है LAD में। अगर ज़बान की इक्तिसाब यानी कि अर्जन की बात करें तो प्रॉपर तरीके से, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। यह देखा गया कि मुख्तलिफ समाजी मुआशी ग्रुप के बोलने वाले काफ क का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। यह डॉट डॉट की मिसाल है, किस चीज़ की मिसाल है ज़रा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए अधिगम में आ जाएगा। बात सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बोल रहा है कि यह देखा गया कि मुख्तलिफ समाजी मुआशी ग्रुप के बोलने वाले यानी कि अलग अलग विभिन्न समाज के लोग जो हैं वो ये जो काफ है ना क को अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि कहीं पर अलिफ को अ पढ़ा जाता है, बे को बा पढ़ा जाता है, पे को पा पढ़ा जाता है, अलिफ बा ता सा ऐसे पढ़ा जाता है, कहीं अलिफ बे ते से पढ़ा जाता है। इनफैक्ट मैं खुद पढ़ी हूँ तो अलिफ बे ते से ऐसे करके पढ़ी हूँ। कहीं कहीं अलिफ बा ता सा इसको पढ़ा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ा है वो गलत है और जो लोग इस अलिफ बा ता सा पढ़ रहे हैं वो गलत है, नहीं। ये डिफरेंसेस पाई जाती है। अगर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाऊंगी तो फिर जो है ना भाषा में बदलाव थोड़ा सा आता है। तो ये क्या है,
किसकी मिसाल है, किसका उदाहरण है जो विभिन्नता पाई जाती है? ए में समाजी सकाफती तुनु, बी में समाजी नफ्सियाती तुनु, समाजी लिसानियाती तुनु हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। लिसानियत की बात हो रही है ना, लिसानियत यानी कि भाषा में बदलाव होते हैं। कुछ लोग जो है अलिफ बे पे ते से पढ़ते हैं, कुछ लोग अलिफ बा ता सा ऐसे पढ़ते हैं। तो लिसानियत से रिलेटेड ही तो है समाजी लिसानियत, यानी कि सामाजिक अगर बात करें तो समाज के लोग एक ही हर्फ को अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो फाइनली जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन का द एंड हो गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 से 21 से लेकर 105 तक का सवाल पेपर 2 वालों के लिए है। ये पेपर 2, अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज किया है तो सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लैंग्वेज 2 वालों का नेक्स्ट क्लास में, और नहीं तो लैंग्वेज 2 के लिए अलग से करा देंगे। ये लंबा चौड़ा लैंग्वेज 2 वालों के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, 91 से लेकर 120 तक लैंग्वेज 1, और 121 से लेकर 150 तक लैंग्वेज 2 होता है। तो सिर्फ हमने लैंग्वेज 1 यानी कि 30 क्वेश्चन कराया। अब बताइए आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं, यानी कि आपका कितना गलत हुआ है, गलती बताइए पहले। टोटल 30 क्वेश्चन था ये पेपर 1 का। पेपर 1 इसका लैंग्वेज 1, पेपर 1 का लैंग्वेज 2 अभी मैंने नहीं कराया है, लेकिन लैंग्वेज 1 में आपका कितना गलत हुआ कितना सही हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 6 7 8 भी गलत हो जाता है तो धीरे धीरे ही जो है सीखता है हर इंसान, कोई भी इंसान हो धीरे धीरे ही सीखेगा। 30 में 23, क्या बात है, आमिर रजा ने 30 में 23 सही कर दिया, यानी कि 7 गलत। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जो है ना ये 30 पर 30 में 30 जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होता है बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के इस क्लास का पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह कर देना है अपने परिवार में, जो लोग नए नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब आज के इस क्लास के बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्लास कैसा रहा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए एनर्जी और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।